नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, रास्ते अंधेरे में खो जाते हैं और दुनिया कहती है अब तू नहीं कर सकता। कभी हालात सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं तो कभी अपने ही लोग पीछे खींचने लगते हैं। कोई कहता है तेरे बस का नहीं है, कोई हंसकर पूछता है तेरे जैसे भी कुछ कर सकते हैं क्या। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद गरीब था। उसके पिता पत्थर तोड़ने का काम करते थे और उसी काम को उसने भी अपना भाग्य मान लिया था। सुबह से शाम तक वह चट्टानों पर हथौड़ा मारता, धूप में जलता और जब थक कर चूर हो जाता तो 2 सूखी रोटियों में संतोष ढूंढता। पर रघु का मन कभी कभी भटकता था। वह आसमान को ताकता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी? क्या मैं भी अपने पिता की तरह मरते दम तक यही करता रहूंगा? उसका दिल कहता नहीं, पर दिमाग डराता हाँ, और यही संघर्ष उसके भीतर सालों से पलता जा रहा था। एक दिन चिलचिलाती गर्मी में काम करते करते रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव के लोग उसे घर ले गए। जब होश आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अब ये काम छोड़ दे, तो पढ़ा लिखा तो है, कुछ और कर ले। रघु हंसा और बोला, माँ गरीबों के लिए कुछ और नहीं होता, किस्मत में जो लिखा है वही करना पड़ता है। उसकी माँ चुप रही लेकिन अंदर से टूट गई। रात के समय रघु घर के बाहर बैठा था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और चेहरा तेजस्वी था। वह पास बैठा और बोला, क्या तुम जानते हो सबसे मजबूत चीज क्या होती है? रघु ने कहा, लोहे की छेनी और पत्थर की दीवारें। साधु मुस्कुराया और बोला, नहीं पुत्र, सबसे मजबूत चीज होती है इच्छा शक्ति। रघु ने पहली बार ये शब्द सुना था जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। अगर तुम सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। बस एक बार अपने आप पर भरोसा कर लो। रघु थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बाबा, पर कहाँ से शुरू करूं? साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, शुरुआत वहां से होती है जहां तुम हो। जिस दिन तुम मान लोगे कि असंभव कुछ नहीं होता, उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। यह कहकर साधु चला गया, लेकिन उसका हर शब्द रघु के दिल में गूंजता रहा। उस रात रघु ने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ूंगा, अपनी किस्मत भी तोड़ूंगा। अगली सुबह उसने काम पर जाना छोड़ दिया। गांव के लोग हंसे, ताने मारे, देखो एक पत्थर तोड़ने वाला अब सपने देखने लगा है। पर रघु ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना पैसे के। उसका मकसद था खुद को साबित करना। दिन बीते, महीने बीते, धीरे धीरे गांव वाले रघु की मेहनत और ईमानदारी को पहचानने लगे। कुछ लोगों ने उसका साथ देना शुरू किया। अब वह गांव के बच्चों को नियमित पढ़ाने लगा। रघु खुद भी किताबें पढ़ने लगा। वह रात भर जगकर नई चीजें सीखता। इंटरनेट, किताबें, अखबार, वह हर चीज से ज्ञान चुराता। उसके भीतर आग थी, लेकिन अभी राह लंबी थी। एक दिन तहसील से एक अधिकारी आया और गांव में भाषण देने लगा, शिक्षा सबका अधिकार है, हम हर गांव में शिक्षा केंद्र बनाएंगे। रघु खड़ा हुआ और बोला, सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अपने गांव में एक लाइब्रेरी शुरू करना चाहता हूं। अधिकारी हंसा, बोला, तो एक मजदूर का बेटा लाइब्रेरी बनाएगा? क्या मजाक है? गांव में फिर से हंसी गूंज उठी। रघु को ठेस लगी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। वह बोला, आपके शब्द मेरे रास्ते को नहीं रोक सकते। आपने एक गरीब को नीचा दिखाया है, लेकिन याद रखिए, पत्थर पर अगर लगातार बूंदें गिरती रहें तो वह भी छेद देती हैं। सन्नाटा छा गया। रघु का आत्मविश्वास अब खुलकर बोलने लगा था। उसी रात रघु ने अपने पुराने औजार बेचे, पुराने कपड़े निकाले, जो कुछ भी बचा था उसे इकट्ठा किया। सिर्फ 312 रुपए उसके पास बचे। उसने तय किया, एक किताब खरीदेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक दिन अपना सपना पूरा करेगा। उसने गांव के मंदिर के एक खाली कमरे में किताबों की अलमारी लगाई और पहला बोर्ड टांगा, ज्ञानालय, जहां सपने पढ़ते हैं। गांव के बच्चे वहां आने लगे। शुरुआत छोटी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज में रघु ने अपनी आंखें खोली। अलमारी में रखी 2 किताबें देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक थी पंचतंत्र की कहानियां और दूसरी गणित की प्राथमिक पुस्तक। उसने खुद से कहा, शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन इरादा बड़ा होना चाहिए। रघु हर दिन बच्चों को पढ़ाने लगा। गांव के कुछ बच्चे अब खेल कूद छोड़कर ज्ञानालय आने लगे, लेकिन लोगों की जुबान अभी भी नहीं बदली थी। अरे ये क्या करेगा? पढ़ाने से पेट भरता है क्या? पगला गया है। काम धंधा छोड़कर किताबें बांट रहा है। गरीबों को तो अपने हाल में ही रहना चाहिए।
रघु मुस्कुराता और जवाब देता, मैं अपने हाल को बदलने के लिए ही तो पढ़ा रहा हूँ। एक दिन एक बच्चा जिसका नाम चंदू था ज्ञानालय में आया। उसके हाथ में मिट्टी सने हुए थे और आंखों में रोशनी थी। वह रघु से बोला, भैया मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे पास कॉपी पेंसिल नहीं है। रघु ने अपनी जेब टटोली, उसमें केवल 7 रुपए थे। उसने वह चंदू को दे दिए और कहा, जाओ एक पेंसिल और कॉपी ले आओ। उस दिन रघु ने खुद खाना नहीं खाया, लेकिन उसे भूख नहीं लगी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा तृप्त हो गई हो। एक हफ्ते में ज्ञानालय में 5 और बच्चे जुड़ गए। अब रघु के पास न तो किताबें थीं, न कुर्सियां और न ही रोशनी का इंतजाम। फिर भी वह कहता, सपनों के लिए सुविधाएं नहीं, साहस चाहिए होता है। एक शाम एक स्थानीय नेता वहां से गुजर रहा था। उसने बच्चों को पढ़ते देखा और रघु से पूछा, तू ये सब क्यों कर रहा है? क्या तुझे किसी एनजीओ ने पैसे दिए हैं? रघु ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं सर, ये मेरा सपना है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के बच्चे बड़ा सोचें, कुछ बड़ा करें। नेता हंसा और बोला, अच्छा सपना है, लेकिन सपनों से रोटी नहीं मिलती। जब भूखा रहेगा न तब समझेगा। रघु चुप रहा, पर उस रात उसके मन में हलचल थी। वह जानता था कि गांव में बदलाव लाने के लिए सिर्फ किताबें काफी नहीं है, उसे लोगों की सोच भी बदलनी होगी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो गई। ज्ञानालय में पानी घुस आया। सारी किताबें भीग गईं। मिट्टी से पूरा मंदिर का कमरा भर गया। रघु का दिल टूट गया। उसने भीगी हुई किताबों को बाहर निकालकर सुखाना शुरू किया। गांव के लोग आए और बोले, अब तो बंद कर दो ये नाटक, भगवान का घर भी खराब कर डाला तुमने। रघु की आंखें भर आईं, लेकिन उसी वक्त चंदू और बाकी बच्चे वहां आ पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे हाथ में झाड़ू उठाया और सफाई करने लगे। उनके इस काम ने गांव के लोगों को चौंका दिया। एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटा मैं अपनी पोती की पुरानी किताबें लाई हूं, रख लो अपने ज्ञानालय में। और उस दिन पहली बार रघु को एहसास हुआ, जब आप सच्चे दिल से काम करते हैं तो ईश्वर आपके लिए लोगों के दिल बदल देता है। कुछ हफ्तों में रघु का ज्ञानालय पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। गांव का सरपंच भी अब आने लगा। धीरे धीरे लोग किताबें दान देने लगे। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और मंदिर का एक और कमरा ज्ञानालय को दे दिया गया। एक दिन जिला मुख्यालय से एक शिक्षा अधिकारी गांव आया। वह वहां के स्कूल का निरीक्षण करने आया था, लेकिन जब उसे ज्ञानालय के बारे में पता चला तो वह खुद वहां देखने गया। रघु ने बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। बच्चे आत्मविश्वास से भरपूर थे। अधिकारी ने रघु से पूछा, क्या आप सरकारी शिक्षक हैं? क्या आप सरकारी शिक्षक हैं? रघु मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, मैं तो सिर्फ एक मजदूर का बेटा हूं, पर मैंने ठान लिया था कि अगर मैं खुद नहीं पढ़ सका तो दूसरों को जरूर पढ़ाऊंगा। अधिकारी उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुआ और बोला, सरकार की योजना है कि गांवों में प्रेरक शिक्षक तैयार किए जाएं। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? रघु की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। शिक्षा अधिकारी के जाने के 3 दिन बाद ही एक चिट्ठी रघु के पास आई। उसमें लिखा था कि उसे ग्राम प्रेरक शिक्षक के रूप में चयनित किया गया है और अब उसे हर महीने 1,500 मानदेय मिलेगा। रघु की आंखें भर आईं। वह कोई बहुत बड़ा वेतन नहीं था, पर उसके लिए यह एक क्रांति थी। उस गरीब लड़के के लिए जिसे कभी ताने मिलते थे कि पढ़ाने से पेट नहीं भरता, अब उसी के ज्ञान से पेट भी भरने लगा था और आत्मा भी। रघु ने वो पैसे किताबें खरीदने, बच्चों के लिए बोर्ड और कुर्सियों की व्यवस्था में लगा दिए। वह अपने लिए कुछ नहीं लेता था, सिर्फ एक पुराना झोला, कुछ सस्ती चप्पलें और माँ की बनाई रोटी। लेकिन जब आप ऊंचाई छूने लगते हो तब कुछ लोगों को आपकी उड़ान खलने लगती है। गांव के सरकारी स्कूल का प्रधानाध्यापक मिश्रा जी पिछले 15 सालों से वहां कार्यरत था। वह बच्चों की पढ़ाई में बहुत कम रुचि रखता था। स्कूल में अधिकतर समय बच्चों को बैठाकर खुद आराम करता था। जब उसे पता चला कि रघु का ज्ञानालय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है और अधिकारी तक उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसके भीतर जलन का तूफान उमड़ पड़ा। एक मजदूर का बेटा अब मुझे नीचा दिखाएगा, उसने अपने साथियों से कहा। धीरे धीरे वह रघु के खिलाफ लोगों के कान भरने लगा। ये सब दिखावा है, पैसों के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है, इसका कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है। गांव के कुछ लालची लोग भी मिश्रा जी की बातों में आ गए। एक दिन पंचायत में यह मुद्दा उठाया गया, क्या रघु को ज्ञानालय चलाने की अनुमति होनी चाहिए? वह मंदिर के कमरे का उपयोग कर रहा है, क्या यह सही है? रघु को बुलाया गया। पंचायत भवन में बहुत भीड़ थी। कुछ लोग रघु के पक्ष में थे, कुछ खिलाफ। सरपंच ने सवाल पूछा, रघु, तुम बिना अनुमति मंदिर का उपयोग कैसे कर सकते हो? रघु ने शांति से कहा, सरपंच जी, जब मैंने ये शुरू किया तब किसी को विश्वास नहीं था। अब जब बच्चों का भविष्य बन रहा है तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं। भीड़ ने कुछ लोग बोले,
हमारे बच्चों को आजकल होमवर्क आता है। पहली बार मेरे बेटे ने अंग्रेजी में अपना नाम लिखा। रघु भैया नहीं होते तो हमारा बच्चा आज भी काम में ही लगा रहता। लेकिन मिश्रा जी चुप नहीं रहे। अगर ये इतना ही योग्य है तो प्रमाण पत्र दिखाए। क्या इसके पास शिक्षक बनने की कोई डिग्री है? रघु चुप रहा। सच था, उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था। लेकिन फिर उसने कुछ कहा जो सबके दिल में उतर गया। सर, मेरे पास कागज नहीं है, लेकिन मेरे पास बच्चों की मुस्कान है, उनके माता पिता का भरोसा है। अगर ये काफी नहीं है तो मैं आज ही ज्ञानालय बंद कर दूंगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस दिन पंचायत ने निर्णय लिया, रघु को मंदिर के एक हिस्से में बच्चों को पढ़ाने की अनुमति रहेगी। साथ ही जिला मुख्यालय से आने वाले प्रशिक्षकों के साथ उसका मार्गदर्शन भी किया जाएगा। ये एक बड़ी जीत थी। अब रघु को सिर्फ इज्जत ही नहीं, सरकार की तरफ से सहायता भी मिलने लगी। वह अब न सिर्फ गांव का शिक्षक बन चुका था, बल्कि एक मिसाल भी। अब रघु को कुछ और बड़ा करना था। उसने तय किया कि वह गांव में एक रात्रि विद्यालय भी शुरू करेगा, जहां मजदूर, किसान और महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी। पर रात में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं था। कोई कहता, रात में कौन पढ़ेगा, औरतों को क्यों पढ़ाना, उनका काम सिर्फ घर देखना है। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने 2 टीम की चादरें मंदिर के बाहर लगाई, एक छोटी सी लालटेन लगाई और शाम को कक्षा लगने लगी। धीरे धीरे महिलाएं आईं। उनमें शर्म थी, संकोच था, लेकिन रघु ने उन्हें समझाया, पढ़ाई उम्र से नहीं, इरादे से होती है। और वही महिलाएं जो कभी सिर्फ अंगूठा लगाती थीं, अब अपना नाम लिखना सीख गईं। एक सुबह गांव के डाकिये ने रघु को एक चिट्ठी थमाई। श्रीमान रघु कुमार, आपके गांव के ज्ञानालय में आगामी सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी और उच्च अधिकारी निरीक्षण हेतु आ रहे हैं। कृपया सभी दस्तावेज, उपस्थिति पंजिका, पाठ्यक्रम विवरण और बुनियादी ढांचे की स्थिति तैयार रखें। रघु की सांसें कुछ पल को थम सी गईं। मेरे पास न तो कोई रजिस्टर है, न सही पाठ्यक्रम, मैं तो बस दिल से पढ़ा रहा हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन फिर उसे वह साधु बाबा याद आए जिनसे उसकी पहली मुलाकात हुई थी। अगर तुम सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। रघु ने निश्चय किया, वह डरकर पीछे नहीं हटेगा। 5 दिन थे। उसने तुरंत एक पुरानी कॉपी निकाली और बच्चों के नाम, आयु, कक्षाएं और उपस्थिति लिखनी शुरू की। माँ ने उसके लिए रात भर जागकर लालटेन की बाती तैयार की, क्योंकि रात्रि विद्यालय भी जारी रखना था। कुछ गांव के युवा जो अब उसकी प्रेरणा से कॉलेज जा रहे थे, उन्होंने भी आकर मदद की। भैया, हम टेबल बना देंगे, मैं स्कूल से कुछ पुराने चार्ट ले आता हूँ, मैं दीवारों पर अक्षर लिख दूंगा। एकजुटता का अद्भुत दृश्य था। गांव की महिलाएं जो कभी झिझकती थीं, अब रघु के लिए रोटियां बना रही थीं, ताकि वह दिन रात मेहनत कर सके। रघु की मेहनत, गांव वालों का प्रेम, सब कुछ एक आग में तप रहा था। पर साजिशें भी चुप नहीं थीं। मिश्रा जी, जो रघु से जलते थे, उन्होंने निरीक्षण से 2 दिन पहले एक अफवाह फैलाई। ज्ञानालय में बच्चों के साथ कोई प्रमाणिक किताबें नहीं है, वहां कोई अनुशासन नहीं है। उन्होंने शिक्षा अधिकारी को फोन पर भड़काने की कोशिश की। सर, वो बस नाटक कर रहा है, हमारे गांव की छवि खराब हो जाएगी। शिक्षा अधिकारी ने कुछ नहीं कहा, पर निरीक्षण की गंभीरता अब और बढ़ गई थी। सोमवार की सुबह गांव में हलचल थी। बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे, पर उत्साहित थे। महिलाएं अपने बच्चों को तैयार कर रही थीं। मंदिर के पास की दीवारों पर पेंट किया गया, पढ़ो और बढ़ो, शिक्षा से ही रोशनी है। दोपहर को एक सफेद गाड़ी मंदिर के पास रुकी। 4 अफसर नीचे उतरे। उनके साथ कैमरा टीम भी थी। वो पूरे जिले के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। रघु थोड़ा घबराया और उसने मन में दोहराया, असंभव कुछ नहीं होता। अधिकारी ने चारों ओर देखा। मिट्टी का फर्श, पुरानी अलमारियां, बच्चों के लिए 4 लकड़ी की बेंच, दीवार पर हिंदी वर्णमाला और गिनती की पेंटिंग। एक अफसर ने पूछा, आपने कितने बच्चों को पढ़ाया अब तक? रघु ने कहा, लगभग 48 बच्चे अब नियमित आते हैं सर, और 17 महिलाएं भी रात्रि विद्यालय में पढ़ती हैं। आपके पास पाठ्यक्रम? रघु ने कॉपी थमाई। हाथ से लिखा हुआ, लेकिन साफ, अनुशासित और पूरे महीनों की योजना के साथ। एक महिला अधिकारी मुस्कुराई, आपने ये सब खुद किया? रघु बोला, जी मैंने खुद किताबें पढ़ी और फिर जो समझा उसे बच्चों को सिखाया। अब बारी थी बच्चों की। एक अफसर ने चंदू को खड़ा किया। तुम्हें क्या आता है? चंदू ने अंग्रेजी में अपना नाम लिखा, हिंदी, कविता सुनाई और 10 तक पहाड़ा सुना दिया। बाकी बच्चों ने मिलकर स्वच्छ भारत पर एक नाटक भी किया, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था। अधिकारी चकित रह गए। ये बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास, ये सरकारी स्कूलों में भी मुश्किल से देखने को मिलता है। अधिकारियों ने रघु को बाहर बुलाया और कहा, आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आपके अंदर वह जुनून है जो किसी विश्वविद्यालय से नहीं मिलता।
हम आपको प्रेरक शिक्षक सम्मान देंगे। साथ ही आपके ज्ञानालय को जिले के मॉडल एजुकेशन सेंटर में शामिल किया जाएगा। रघु की आंखें भर आई। वह उस मंदिर की ओर देखा जिसके नीचे से उसने सफर शुरू किया था, और फिर आसमान की ओर देखा। धन्यवाद उस ऊपर वाले को जिसने असंभव को मेरी हिम्मत से संभव कर दिया। रघु की पहचान अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। जिलाधिकारी ने खुद उसे जिला समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रचारक के रूप में नियुक्त किया। हर महीने उसे गांव-गांव जाकर शिक्षा की अलख जगानी थी। अब रघु उन गांवों में जाता जहां आज भी लोग मानते थे, पढ़ाई से क्या होता है, बेटियों को क्यों पढ़ाना, हमारे जैसे गरीब क्या करेंगे पढ़कर। रघु मुस्कुराकर जवाब देता, मैं भी एक गरीब था, लेकिन अब मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो कल समाज को बदलेंगे। उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वो जीता जागता उदाहरण था। एक गांव में जब रघु ने शिक्षा पर बोलना शुरू किया, तब एक आदमी खड़ा होकर बोला, बेटियों को पढ़ाने से धड़ टूट जाते हैं, वो पिघल जाती है। रघु ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, जिस समाज में बेटी को शिक्षा नहीं दी जाती, वो समाज खुद को ही अंधेरे में डाल देता है। उसने एक लड़की का नाम लिया, सीमा, जो उसके ज्ञानालय की पहली लड़की थी जिसने 10वीं पास की थी और अब नर्स बनने का सपना देख रही थी। आज वो अपने पिता की दवा खरीदती है। क्या ये बेकार है? भीड़ चुप हो गई। रघु की बातों ने लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया। अब रघु का सपना था एक ऐसा स्कूल खोलना जिसमें कोई फीस न हो और हर बच्चा, गरीब या अमीर, साथ में पढ़े। लेकिन अब चुनौती थी जगह, अनुमति और पैसे। रघु ने फिर वही किया जो वह सबसे अच्छा करता था, संघर्ष। उसने जिला प्रशासन को प्रस्ताव दिया, जमीन के लिए निवेदन किया, लोगों से समर्थन मांगा और सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपील डाली, मैं कोई एनजीओ नहीं हूं, मैं बस वो बच्चा हूं जो पढ़ना चाहता था। अब और बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सरकार ने ग्राम पंचायत की बंजर जमीन को स्कूल निर्माण के लिए आवंटित कर दिया। 1 साल की अथक मेहनत के बाद गांव में बना प्रेरणा निकेतन, एक ऐसा स्कूल जहां सपनों को पंख मिलते हैं। स्कूल के उद्घाटन वाले दिन रघु मंच पर खड़ा था। उसके साथ था उसका पुराना झोला जिसमें आज भी वह पहली कॉपी और पेंसिल रखता था जो उसने चंदू के लिए खरीदी थी। मुख्य अतिथि ने भाषण में कहा, सरकारी आंकड़े तो बहुत बदलते हैं, लेकिन रघु जैसे लोग समाज की आत्मा बदलते हैं। रघु ने बोलना शुरू किया, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं मेरे पास बड़ी डिग्री है, पर हाँ, मेरे पास एक बड़ा सपना है कि कोई बच्चा खुद को छोटा न समझे, कोई लड़की खुद को बोझ न माने और कोई गरीब ये न कहे कि असंभव है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं थे, वो जीत के थे। वर्षों बाद जब एक पत्रकार रघु का इंटरव्यू लेने आया तो उसने पूछा, सर आपने सब कुछ कैसे हासिल किया? रघु मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैंने बस कभी हार नहीं मानी। और अगर किसी को एक बात बतानी हो आज की पीढ़ी को, रघु ने एक छोटा सा कागज जेब से निकाला। उसमें लिखा था, असंभव कुछ नहीं होता, बस तुम्हें खुद पर यकीन करना आना चाहिए। इस पूरी कहानी से हमें एक गहरा सबक मिलता है, जो अपनी परिस्थितियों से नहीं डरता, समय उसका गुलाम बन जाता है। हार वही मानता है जो खुद को कमजोर समझता है, और असंभव वो शब्द सिर्फ डिक्शनरी में होता है, दिल में नहीं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख ने अंदर तक हिला दिया।